ओके सो वेरी गुड इवनिंग ऑल। राइट। सो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर करने वाले हैं। ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे आज हम लोग आज की क्लास में। तो ध्यान से देखना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक जो है वो पूरा कवर करना है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कुछ बोहर पोस्टुलेट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, फिर क्वांटम नंबर एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों को आज कवर करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बोहर मॉडल की। ठीक है। तो बोहर मॉडल की बात करते हैं पहले कि बोहर मॉडल क्या है और किस तरीके से हम इसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है। तो व्हाट आर द मेजर पोस्टुलेट्स अबाउट द बोहर मॉडल। ठीक है। सो ध्यान से देखो बेटा। सो द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस अकर इन द सर्कुलर पाथ ऑफ द फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। यानी जो रिवॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, जो घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या क्या मतलब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बोहर ने क्या पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है। तो बोहर के पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे। सो द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस अकर इन द सर्कुलर पाथ ऑफ द फिक्स रेडियस एंड एनर्जी, जिनकी रेडियस फिक्स होती है। क्योंकि जो जे आपका वो था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, वो इसकी यही तो लिमिटेशन थी। उसने वो ये नहीं बता पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो कौन से डिस्क्रीट डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स में करते हैं जिनकी पर्टिकुलर अपनी एनर्जी होती है। तो इन सब बातों को वो नहीं बता पाया था, तो वही फेलियर को एक्सप्लेन करने के लिए अपना बोहर मॉडल पिक्चर में आया था, है ना। These paths are called orbit और stationary states भी बोलते हैं, और भी से energy cell और the stationary energy orbits and the arrange concentrically around the nucleus। और ये arrange कैसे होते हैं? concentrically, है ना, सर्कुलर वे में अरेंज होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ अब देखो बेटा इंपॉर्टेंट, दीज आर डेजिग्नेटेड आइदर एज KLMN। ये किस तरीके से डेजिग्नेटेड होते हैं? तो दीज आर डेजिग्नेटेड आइदर एज KLMN एक्सेट्रा, या फिर 1 2 और 3, इस तरीके से भी इसको डेजिग्नेट किया जाता है। नाउ द इंटीजर 1 2 3 वेयर डेजिग्नेटेड एज एन और द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय बोहर, इसी को हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम भी दिया था। नाउ ओनली दोज ऑर्बिट आर वैलिड इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, यानी सिर्फ वही ऑर्बिट वैलिड है जिसमें इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, इसमें एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटाइज्ड है। और भी से हम ऐसा कह सकते हैं हैव द वैल्यू एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, या फिर जिसमें वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 पाई के, तो सिर्फ वैसे ही ये वैलिड है। अब देखो बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, ओनली दोज ऑर्बिट आर वैलिड इन विच द एंगुलर मोमेंटम, ये तो हमने बात करी ली, h/2 पाई के इक्वल एंगुलर मोमेंटम इनका होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया पूरा हम लोग का बोहर मॉडल का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है बेटा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो इक्वल होना चाहिए NH/2 पाई के इक्वल। ठीक है। NH/2 पाई के इक्वल। ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू 1 2 और 3। तो जब भी एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है। देखो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब अपने अपने स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। ठीक है। कोई भी अपने ऑर्बिट के अलावा दूसरे में नहीं घूम रहा है। और जब भी वो दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं तो उनको हाइयर एनर्जी चाहिए। अगर वो ऊपर जाना चाहते हैं तो उनको एनर्जी चाहिए होगी, और जैसे ही वो नीचे आएंगे तो दोबारा उस एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है हम लोगों का बोहर मॉडल ऑफ एटम का। ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। एंड ड्यूरिंग इट कोर्स ऑफ रिवोल्यूशन द इलेक्ट्रॉन नाइदर लूज एनर्जी एंड नॉट गेन एनर्जी, ना तो वो लूज कर सकते हैं और ना ही वो गेन कर सकते हैं एनर्जी को जब वो रिवोल्यूशन करते हैं, जब वो घूमते हैं। ठीक है। नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर थ्रू अ क्वांटम और फोटोन जंप ओनली। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल है, मान लो यहाँ से वो यहाँ मूव करना चाहता है, ठीक है, तो कैसे मूव करेगा? एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर थ्रू अ क्वांटम और फोटोन जंप ओनली, या तो क्वांटम के थ्रू या सिर्फ फोटोन जंप ओनली। नाउ व्हेन इट रिजाइड्स इन एन ऑर्बिट विद द लोएस्ट एनर्जी इट इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट। तो उसको कैसे बोलेंगे? वो कहाँ है? इट इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में है, ऐसे इसको समझेंगे। नाउ अब देखो बेटा, इट कैन जंप फ्रॉम इट्स लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल आफ्टर एब्सॉर्बिंग एनर्जी। तो ये हमेशा याद रख लेना, जब भी वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, जब भी वो एनर्जी को क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा, तो एक्साइट होगा लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जाएगा। सो हेयर एट अ हायर एनर्जी लेवल इट इज सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट। तो इधर हायर एनर्जी लेवल में इसको क्या बोलेंगे? दे आर सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट। नाउ
So an electron can move only from its ground state to excited state after absorbing energy, or from its excited state to ground state after releasing energy. देखो, या तो वो नीचे से ऊपर जाएगा, कब जाएगा? जब उसको एनर्जी आप दोगे। सिमिलरली जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो जो एनर्जी आपने दी है वो एनर्जी वो रिलीज करेगा। ठीक है, वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। और उसी की ये फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा, यानी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन द टू स्टेशनरी स्टेट ऑफ द डिफरेंट एनर्जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब और एमिटेड इज गिवन बाई कि म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच। तो इस तरीके से ये हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो जाएगी। यानी दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। इसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा? बोहर फ्रीक्वेंसी रूल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो जाएगी हमारी। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन द टू स्टेशनरी स्टेट हम ये फ्रीक्वेंसी याद रख सकते हैं कि E2 माइनस E1 अपॉन एच इज इक्वल टू। नाउ, अब बोहर से रिलेटेड क्या क्या कैलकुलेशन थी जो तुम लोगों को अच्छे से आना चाहिए, जिसपे न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वो कौन कौन सी कैलकुलेशन है? तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज है बेटा रेडियस ऑफ द वेरियस ऑर्बिट, कि आपको रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जो रेडियस निकालने का फॉर्मूला है वो आपको ये वाला ही याद रखना है, ऊपर वो पूरी वैल्यूज याद नहीं रखनी है, क्योंकि उन सबकी कांस्टेंट और उन सबकी वैल्यूज पुट करके ही एक नई वैल्यूज बनती है। ठीक है, उन सबकी वैल्यूज को जब हम पुट कर देते हैं तभी हमारी ये नई वैल्यूज एक बन के तैयार होती है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द वेरियस ऑर्बिट इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, इफ वी पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द कांस्टेंट इन द गिवन फॉर्मूला, तो हमें ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो इसी फॉर्मूले को याद रखना है बेटा हमेशा। ठीक है, कि आर एन इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये फॉर्मूला याद रखना है। वेयर आर नॉट इज इक्वल टू 0.529, ये याद रखना है। या फिर एमस्ट्रॉन्ग में आप याद रखते हो तो ऐसे रखो, नहीं तो अगर आप याद रखना चाहते हो पिकोमीटर में तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, दिस इज इन पिकोमीटर। मतलब 52.9 को ऑलमोस्ट हम 53 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये फॉर्मूला याद रख सकते हो कि आर एन इज नथिंग बट इज इक्वल टू 53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हो जाएगा। व्हाट इज एन हियर? सो एन इज द नंबर ऑफ शेल। ठीक है, कि कौन सा शेल है भाई, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, और एक और चीज से बोल सकते हो उसको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो एन को आप नंबर ऑफ शेल बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलो। जैसे कि इसने बोला कि ये फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में चला गया तो एन की वैल्यू 2 हो गई। किसी ने बोला कि ये थर्ड एक्साइटेड सेल में गया है तो एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? फोर्थ होगी, क्योंकि थर्ड का एक्साइटेड स्टेट में गया है। ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 4 हो गई। तो इस तरीके से हम इसको रिमेम्बर कर सकते हैं कि आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के एम ई स्क्वायर इंटू जेड। तो ये तरीका हो जाएगा पूरा हमारा रेडियस निकालने का, रेडियस ऑफ द वेरियस ऑर्बिट। ठीक है, तो आई होप क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? डन। चलो नेक्स्ट, जब एनर्जी निकल गई, सॉरी रेडियस निकल गया, तो नेक्स्ट थिंग है जो हम लोग को निकालना है वो है एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कि भाई एनर्जी निकालो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, कि आप एनर्जी कैसे निकाल सकते हो। तो बेटा एनर्जी का भी फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है, दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक देखो ये वाला और एक ये वाला, एक जूल में और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहले मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, जब यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले को बोले या आपका इससे काम हो जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, डेट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एक चीज देख रहे हो उसमें क्या था, रेडियस में एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस था। जितना ज्यादा नंबर ऑफ शेल होंगे ऑब्वियसली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हाई है तो रेडियस भी बड़ा होगा।
तो वहां पे एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एनर्जी में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया है। तो E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो इसी फॉर्मूले को मैं जूल के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। किस टर्म में बेटा? जूल के टर्म में। पे एनर्जी की यूनिट जूल भी तो होती है, तो अगर आप जूल के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले को कैसे याद रखोगे? तो याद रखना, जूल के टर्म्स में आप लिख सकते हो -2.18, 2.18 इंटू 10 की पावर -19। याद रखना 2.18। यहाँ पे एक काम करो, 2.18 10 की पावर 18 ही रख, है ना, इसे याद रहेगा आपको। यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, इसलिए मैंने 2.18 लिख दिया। दोबारा लिख देता हूँ, रुको एक सेकंड। तो ये हो जाएगा -2.18, यहाँ भी 10 की पावर -18। ठीक है, बाकी सबको सेम है बेटा, लाइक जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। और ये वैल्यू किस में आ जाएगी? जूल में। तो ये वैल्यू जूल में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं हमेशा इस तरीके से याद करने का सजेशन दूंगा, 2.18, और यहाँ भी 18 है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया याद भी रहेगा और याद आइडिया भी लग जाएगा। यहाँ इन्होंने 21.8 इंटू 10 की पावर -19 में लिखा है। तो बेटर है कि आप कैसे याद रखो, क्योंकि आपको ध्यान भी रहेगा कि 10 की पावर में क्या है, और यहाँ भी वही चीज है, दोनों सेम चीज है। तो -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल। तो इस तरीके से आप एनर्जी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका आपका हो जाएगा। नो, यहाँ पे एक रिमेंबर रखने वाली क्या बात है बेटा? द नेगेटिव साइन इन ऑल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डज नॉट हैव एनी न्यूमेरिकल इम्प्लीकेशन। ठीक है, उससे कोई वैल्यू का लेना देना नहीं है, बस ये क्या बताता है, दिस साइन ओनली सिग्निफाई दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी। ठीक है, ये बस यही बताता है कि भाई न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा हुआ है अपने पास, और अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जाना चाहते हो तो आपको पॉजिटिव फ्री एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये बस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को डोनेट करता है, ये नेगेटिव। जैसे -13, जैसे मान लो ये एनर्जी का आया -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो मान लो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो 1 हो गया, और पहले सेल की बात कर रहे हैं यानी 1 हो गया। यानी एनर्जी पहले सेल के लिए हाइड्रोजन आइटम की कितनी निकल के आ गई? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी दोगे तब कोई इलेक्ट्रॉन अपने पहले शेल को छोड़ के बाहर निकलेगा। यानी पहले शेल में जब वो रह रहा है तो उसकी कितनी एनर्जी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन की एनर्जी है, यानी अगर आप इतना एनर्जी दोगे पॉजिटिव का तभी वो इलेक्ट्रॉन जिसको छोड़ के जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी का वैल्यू पूरा, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1। ये सेम लिया था हमने हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट शेल, पहले मतलब हाइड्रोजन एटम के लिया था, फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं। अब देखो बेटा, अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो दो फॉर्मूला आपने याद कर लिया बोहर से रिलेटेड, एक रेडियस का कर लिया, एक एनर्जी का कर लिया। अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आप सभी याद रखना। तो ये हो गया बेटा आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट 2.18 इंटू 10 की पावर 18 जेड अपॉन एन। ठीक है, जेड अपॉन एन, सेंटीमीटर पर सेकंड के टर्म्स में हमने इसको निकाला है। ठीक है, अब मान लो nth ऑर्बिट के लिए अगर आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब मैं जेड की बात अगर 1 ही कर दूं, हाइड्रोजन एटम की बात कर दूं, तो यही फॉर्मूला आ गया 2.18 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन एन। कुछ नहीं, बस जेड की वैल्यू को 1 कर दिया है, बाकी वही फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला बेटर आप याद रखो, ताकि आप जेड की वैल्यू चाहे हाइड्रोजन दे रखा हो चाहे हीलियम लिथियम दे रखा हो तो आप पुट कर सकते। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी हमारी वेलोसिटी निकालने की। तो इस तरीके से आप बोहर वेलोसिटी निकाल सकते हो, और भी से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर मॉडल। तो ये दोनों तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है। ये हम ऑलरेडी ये क्या है बेटा डिस्कस कर चुके हैं वैसे, कि अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल ऑल थ्रू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट बट दीज कैन अंडरगो ट्रांजिशन एज शोन बिलो। किस तरीके से ट्रांजिशन होता है? देखो, ये फोटोन एब्जॉर्ब है ना, ये फोटोन एब्जॉर्ब है तो एनर्जी रिलीज, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये फोटोन को एमिटेड कर रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यानी जहां पे भी फोटोन एब्जॉर्ब करेगा वहां पे एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी।
और जब वो फोटोन को रिलीज करेगा तो वहां पे एनर्जी क्या होगी बेटा, वहां पे एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ अ लाइट व्हाइल इट जंप फ्रॉम अ लो एनर्जी ऑर्बिट एंड फोटोन इज एमिटेड व्हाइल इट रिटर्न टू द ओरिजिनल लोअर लेवल, है ना। यानी वो फोटोन कब एक्सेप्ट करेगा, जब वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, और रिलीज कब करेगा, जब वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट से नीचे स्टेट में आएगा, मतलब हाइयर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आएगा तो फोटोन को रिलीज करेगा। So these transitions were proved responsible for the spectrum of an atom. In fact, Bohr explained the spectrum of hydrogen through this transition only, है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी बोहर ने बात करी थी। तो इसमें क्या क्या याद रखना है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद कर लो बस, ज्यादा नहीं करना। कि अगर मैं बात करूं, पहला जो शेल है उसको नाम दिया गया है लेमन सीरीज, है ना, ऐसे अलग अलग शेल होते हैं बेटा। तो जो फर्स्ट सेल है उसको नाम दिया गया है लेमन सीरीज। फिर दूसरा एन, ये एन इज इक्वल टू 1 है। फिर एन इज इक्वल टू 2 है। फिर इसी तरीके से अगला है एन इज इक्वल टू 3। फिर एन इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से अलग अलग शेल है ना। तो पहले शेल को नाम दिया गया लेमन सीरीज, पहले को जिसने फाइंड आउट किया उसी के नाम पे रखा गया लाइमन सीरीज। और दूसरे को बामर सीरीज। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज क्या है, लाइमन सीरीज में कौन सा रेडिएशन मिलता है आपको, यूवी रीजन मिलता है, यूवी रेडिएशन मिलेगा, याद रखना। बामर सीरीज में विजिबल रेंज होगा। और पर्शन, ब्रैकेट और पीफंड में आपको आईआर मिलेगा। और एक लास्ट होता है आपका बेटा जैसे हम्फ्री सीरीज, इसमें फार आईआर रीजन मिलेगा। तो ये रीजन तुमसे कई बार पूछा जाता है भाई, कि कौन से में कौन सा रीजन आपको देखने को मिल रहा है, कि यूवी रीजन कहाँ देखने को मिलेगा, विजिबल रीजन कहाँ देखने को मिलेगा, आईआर रीजन कहाँ देखने को मिलेगा, और फार आईआर रीजन कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। क्लियर है क्या, जल्दी बताओ एक बार। ठीक है। तो लेमन सीरीज में आपको कौन सा रीजन देखने को मिलेगा बेटा, यूवी रीजन। बामर सीरीज में कौन सा देखने को मिलेगा, विजिबल रीजन। उसी तरीके से ब्रैकेट सीरीज में आईआर रीजन, और हम्फ्री सीरीज में फार आईआर रीजन। मतलब इन तीनों में आईआर रीजन है, चाहे वो क्वेश्चन हो, ब्रैकेट हो या पीफंड हो, तीनों में आईआर रीजन है, ठीक है। अब देखो, यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ध्यान से देखो अगर आप समझ जाओगे। ये एन इज इक्वल टू 1 है तो इसमें हमने बोला लेमन सीरीज है। अगर कहीं से भी कोई देखो, ये कहीं से भी आए, 5 से आए, 4 से आए, 3 से आए, 2 से आए, बट आ कहाँ रहा है फोटोन, कहाँ आ रहा है, 1 पे। तो बोलेंगे ये लेमन सीरीज का ट्रांजिशन है। अगर कोई 2 पे आ रहा है तो बामर सीरीज, अगर कोई 3 पे आ रहा है तो क्वेश्चन सीरीज। उसी तरीके से 4 पे आता तो उसका नाम भी है ब्रैकेट फिर पीफेंट, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो यही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यानी बामर एंड रिडबर्ग एक फॉर्मूला दिया था इन्होंने वेव नंबर निकालने का, ये फॉर्मूले को आप याद रखना। कि वेव नंबर दैट इज इससे डिनोट करते हैं, वेव नंबर को हमेशा याद रखना, ये वेव नंबर को डिनोट करते हैं। वेव नंबर जो होता है वो 1 अपॉन वेवलेंथ के इक्वल होता है, ये भी याद रखना। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो वेव नंबर का फॉर्मूला दिया था एक, दैट इज आर एच 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, वेयर आर एच इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी, 109,677, ठीक है। कितनी वैल्यू है, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो गई आर एच की, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड एन वन एंड एन टू क्या है बेटा, दे आर द इंटीजर्स, ठीक है। एन वन एन टू क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इसी को हमने बोला है रिडबर्ग फॉर्मूला, एंड आर एच इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इसको हमने रिडबर्ग फॉर्मूला भी बोल दिया, और आर एच को ही हमने बोला कि ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट है। क्या है बेटा, रिडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर है, आई होप कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो, अब देखो बेटा, इसको खत्म करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज स्टार्ट होता है, वो क्या स्टार्ट होता है। तो अभी हमारा नेक्स्ट है, तो इसको ध्यान से देखना थोड़ा। ये है हम लोगों का डुअल नेचर ऑफ मैटर, और भी से डिब्रोगली इक्वेशन।
सो बेसिकली द वेव एसोसिएटेड विद मैटर वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली मैटर वेव, यानी जो वेव एसोसिएटेड होता है मैटर वेव के साथ उसको कौन सा वेव बोलते हैं बेटा? डी ब्रॉगली मैटर वेव। तो डी ब्रॉगली एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने एक अलग तरह का वेव का ढूंढा था, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव। इन्होंने कहा था कि लाइट हैविंग द डुअल नेचर, राइट, समटाइम दे बिहेव लाइक अ वेव एंड समटाइम दे बिहेव लाइक अ पार्टिकल। सो लाइट हैविंग द डुअल नेचर एंड दे डिस्कवर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव जिसको इन्होंने नाम दिया मैटर वेव। सो ही ऑल्सो derive an expression for it with the help of Planck's equation and Einstein mass energy relationship. This expression is given by lambda is equal to h upon mc, where m into c, that is mass into velocity, is also known as momentum. Mass and velocity को किस नाम से भी जान रहे हो? मोमेंटम। तो lambda is equal to h upon p। ठीक है, p हमारा यहाँ पे क्या है? मोमेंटम है। तो ये एक्सप्रेशन दिया था ना, lambda is equal to h upon p। अब आप इसका अलग अलग एक्सप्रेशन बना सकते हो। आप सबको पता है, देखो एक तो एक्सप्रेशन यही हो गया, साफ साफ दिख रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी भी लिख सकते हो, मीडियम ऑफ द वेलोसिटी। एक एक्सप्रेशन ये हो गया। दूसरा आपको दिख रहा है एम इंटू वी को मोमेंटम कर सकते हो, तो ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। तीसरा एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो बेटा? आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर, तो क्या करो, एम से डिवाइड करो, एम से मल्टीप्लाई करो। तो ये हो गया, कितना हो गया जल्दी बोलो? एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। तो टू के ई एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर हो गया। एम इंटू वी क्या होता है? मोमेंटम, यानी पी स्क्वायर। यानी पी स्क्वायर कितना आ गया बेटा? पी स्क्वायर आ गया टू इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। तो सिर्फ मोमेंटम कितना आ गया? मोमेंटम आ गया अंडर रूट ऑफ टू के ई इंटू एम। तो एक फॉर्मूला और बन गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू के ई एम, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। तो एक फॉर्मूला हमारा एक और बन जाता है, ठीक है, तो इसको तीसरा फॉर्मूला बोल दो आप। तो बहुत सारे फॉर्मूले डी ब्रॉगली की इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। एक और बन सकता है क्या? बिल्कुल, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, यानी वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही होता है, तो एनर्जी की जगह V इंटू क्यू पुट कर दो। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच और अंडर रूट टू काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट कर दोगे? V इंटू क्यू। तो दिस इज V क्यू और मास का मास लगा। तो एक फॉर्मूला और बन गया। तो टोटल ये चार फॉर्मूले हैं हमारे, किसके? डी ब्रॉगली इक्वेशन के। तो ऑलवेज रिमेंबर रखना बेटा, इसी को हम मैटर वेव बोलते हैं। और ये चार डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू के ई एम, और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू वी क्यू एम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस डी ब्रॉगली वेव के बारे में भी बता सकते हैं। जल्दी बताओ, क्लियर है ये सब चीजें? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो, तो यही दो फॉर्मूला लिखा है बेटा, यहाँ पे कुछ अलग नहीं लिखा है, सेम टू सेम वही दो फॉर्मूले। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूरा वैल्यू पुट कर दी, तो लैम्डा इज इक्वल टू टू 1.227 अंडर रूट वी आ गया। देखो सब वैल्यू पता है ना, ये जो वी क्यू वाला, एच पता है, ई पता है इलेक्ट्रॉन का, मास पता है इलेक्ट्रॉन का। तो अगर आप सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हो, अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 12.27 अंडर रूट वन अपॉन वी, है ना, अंडर रूट वन अपॉन वी आ गया। उसी तरीके से अगर मैं प्रोटोन की बात करूं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.268 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है। अल्फा पार्टिकल के लिए अगर मैं बात करूं, अल्फा पार्टिकल के लिए तो कितना हो गया बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू 0.101 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आप इस पूरे को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर न्यूट्रॉन्स की बात कर लो, फॉर न्यूट्रॉन्स तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू ई एम। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हो जाएगी हमारी, जिससे हम अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा तुम लोग को ये चीज। ठीक है, चलो। अब इसी में एक आता है हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता था? तो ये कहता था बेटा, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट द सेम टाइम। कहता था कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो उसके मोमेंटम को और उसके पोजीशन को, दोनों को एक साथ मेजर करना डिफिकल्ट है। जब भी आप मेजर करोगे तो कुछ ना कुछ एरर वहां पे आएगा ही आएगा। तो दिस इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा पी यहाँ पे क्या है? मोमेंटम, मोमेंटम। और डेल्टा एक्स क्या है बेटा? पोजीशन।
ठीक है। तो डेल्टा पी मोमेंटम हो गया, डेल्टा एक्स क्या हो गया आपका, मोमेंटम हो गया। तो इन्होंने क्या बताया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, कि इन्होंने एक चीज बताई थी कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, हमेशा जब भी आप मेजर करोगे तो इसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा, जो एच अपन 4 पाई से की वैल्यू से थोड़ा सा या तो इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। ठीक है। तो डेल्टा पी को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल्टा एक्स को बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और एच तो आपको सबको पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 और पाई की वैल्यू पता ही है आपको। ठीक है। तो ये था हम लोग का हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। So whenever the position and momentum, that is velocity of subatomic particle is measured simultaneously, then always a minimum error of h upon 4 pi magnitude will occur. राइट। अब देखो मोमेंटम का वैल्यू भी तो पुट कर सकते हो तुम, एम का एम रहा, मतलब मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो मास में तो कोई एरर आएगा नहीं, एरर आना होगा तो किस में आएगा, वेलोसिटी में। तो दिस इज मास इनटू डेल्टा वी, जहां पे एरर आ सकता है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एम इंटू डेल्टा वी, डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स रहा, और एच अपन 4 पाई का एच अपन 4 पाई ही रहा। तो ये हो जाएगा पूरा आपका हिल्सबर्ग फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो करना है, वो है आपका श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन भी ध्यान रखना बेटा, कि श्रोडिंगर डेराइव्ड एन इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच इज डिस्क्राइब द वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन along any of the three Cartesian axes x, y और z। तो क्या है ये इक्वेशन, देखो एक बार। सो दिस इक्वेशन इज साई स्क्वायर, देखो ध्यान से, साई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। तो ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी है बेटा, जहाँ पे साई का मतलब तो है वेव फंक्शन, एच का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, ई जो है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और वी क्या है हम लोग का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे लिए। क्लियर है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। डन। चलो, अब बात कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा वेव फंक्शन का। सो वेव फंक्शन क्या होता है बेसिकली, और कैसे आप डिफाइन करोगे। सो द वेव फंक्शन साई मे बी रिगार्डेड एज द एम्पलीट्यूड फंक्शन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड। ठीक है। तो जो वेव फंक्शन साई होता है, दे मे बी रिगार्डेड एज द एम्पलीट्यूड फंक्शन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड। The wave function values may be positive or negative depending upon the value of the coordinates, right? And its comparison with the wave function is given below। देखो यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा नोड, नोड किसको बोलते हैं, तो याद रखना, वेव फंक्शन जहाँ पे जीरो होगा उस पॉइंट को नोड बोलेंगे। तो ये 1s ऑर्बिटल के लिए डायग्राम है। तो इसके अंदर 1s ऑर्बिटल का ध्यान से देखो, एक 1s ऑर्बिटल है और एक 2s ऑर्बिटल है। तो ध्यान से अगर आप देखते हो तो 1s ऑर्बिटल के अंदर तो कोई नोडल सरफेस नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें ध्यान से देखो, 2s ऑर्बिटल के अंदर एक नोडल सरफेस दिखेगा आपको। ठीक है। तो 2s ऑर्बिटल के अंदर एक नोडल सरफेस आपका है। ठीक है। उसी तरीके से ये 2p ऑर्बिटल का डायग्राम है, तो इसके अंदर नोडल प्लेन एग्जिस्ट है। ठीक है। नोडल प्लेन एग्जिस्ट है। अभी मैं समझाता हूँ कि नोडल प्लेन और किसको आप बोलते हो। तो सबसे पहले या 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसको समझो। पहला है ऑर्बिट किसको बोलते हो, तो इट इज अ 2 डायमेंशनल इमेजनरी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग के जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिट बोलते हैं। तो ऑर्बिट की डेफिनेशन और ऑर्बिटल की डेफिनेशन फर्क फर्क है, ध्यान रखना। ऑर्बिट किसको बोल रहे हो, तो इट इज अ 2 डायमेंशनल इमेजनरी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। राइट। एंड ऑर्बिट कैन कंटेन 2 to 32 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है, तो है ना, ऑर्बिट कैन कंटेन 2 to 32 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेरिएबल एनर्जी बट ऑफ द सेम फैमिली। Now, what is orbital? So it is a three-dimensional real space. वो two-dimensional था, ये three-dimensional. So it is a three-dimensional real space around the nucleus where probability of finding a particular electron is maximum. ठीक है। जहां पे particular electron को find करने की probability क्या है, maximum है। An orbital can accommodate maximum 2 electrons of exactly equal energy। तुम्हें पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद द सिमिलर एनर्जी। ठीक है। Now, what is subcell? So,
एग्रीगेशन बोल लो या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल बोल लो ऑफ एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी which combine to form an orbit. So this is called subshell. So these are named as S, P, D and F. तो S, P, D and F जो है ये हमारे पूरे सब सेल हैं। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कहानी। क्लियर है क्या? याद है सब? जल्दी बताओ फटाफट। क्लियर है? हो गया? डन। चलो, अब बेटा नोट्स क्या होता है? मैंने बोला था आपको बताऊंगा नोट्स क्या होता है। तो नोट्स क्या होता है? तो दीज आर द पॉइंट और स्पेस विद इन द ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उसी को बोलते हैं नोट्स, है ना। सो दीज आर द पॉइंट और स्पेस विद इन द ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। Thus we can say that in electron density is not maximum at all the place in an orbital. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एस ऑर्बिटल के लिए बात करूं तो वन एस ऑर्बिटल के लिए कोई नोड नहीं होता। टू एस ऑर्बिटल के लिए एक नोड होता है। थ्री एस ऑर्बिटल के लिए दो नोड होंगे। देखो कैसे दिखाई दे रहा है। ये वन एस ऑर्बिटल है बेटा, तो यहाँ पे कोई नोड नहीं है। जबकि टू एस ऑर्बिटल क्या है? ये नोड है। देखो ये दिख रहा है स्पेस, ये वाला आपको, ये वाला स्पेस, ये वाला, इसी स्पेस को बोलते हैं बेटा नोड, है ना। ये जो स्पेस दिख रहा है, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ तो ऐसा कोई चीज है ही नहीं। जबकि यहाँ है टू एस में, तो यहाँ पे एक नोड है। सिमिलरली पी ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ नोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n-2। यानी बोथ द अबव केसेस n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दीज नोड कैन बी स्फेरिकल और नॉन स्फेरिकल। स्फेरिकल नोड्स को हम रेडियल नोड्स बोलते हैं, वाइल नॉन स्फेरिकल नोड्स को हम एंगुलर नोड्स बोलते हैं। तो ये दो चीजें याद रख लेना। स्फेरिकल नोड को आप क्या बोलोगे? रेडियल नोड। वाइल द नॉन स्फेरिकल नोड्स को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड्स बोलते हैं। ठीक है। नाउ फॉर एनी एटम रेडियल एंड एंगुलर नोड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। यानी किसी भी एटम के लिए रेडियल और एंगुलर नोड को कैसे निकाला जा सकता है? इस तरीके से फॉर्मूला कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है। दैट इज number of angular node is equal to azimuthal quantum number is equal to L. Number of radial node is equal to n minus L minus 1 and number of total node is equal to n minus 1। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना भाई, हमेशा बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एंगुलर नोड निकालने के लिए L के इक्वल होता है। जैसे बोला किसी ने कि 3p में बताओ कितने एंगुलर नोड होंगे, तो कितने एंगुलर नोड होंगे बेटा? L की वैल्यू क्या है? अभी क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि L अगर जीरो होता है तो S होता है, एल अगर वन होता है तो पी होता है, टू को डी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? पी है। तो पी के लिए वैल्यू बताओ। वन हो गया। तो एजिमेथल क्वांटम नंबर यहाँ पे किसके इक्वल होगा? एल के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने होंगे थ्री पी के लिए? थ्री पी के लिए कितने होंगे? वन। क्योंकि एल इज इक्वल टू जीरो पे एस होता है, एल इज इक्वल टू वन पे क्या आ रहा है? पी आ रहा है, तो थ्री पी बोला है ना। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। एल की वैल्यू पुट करनी है। इसी तरीके से किसी ने बोला कि बताओ इसका रेडियल नोड कितना होगा, तो एन की वैल्यू ले लो थ्री, थ्री पी है तो माइनस एल की वैल्यू पी के लिए कितनी हो गई? पी के लिए वन हो गई, माइनस वन। तो थ्री में से वन गया टू, टू माइनस वन वन। तो इसके लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड की वैल्यू वन हो गई। तो इस तरीके से बेटा आप एंगुलर नोड और रेडियल नोड को निकाल सकते हो। रिमेंबर, एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल एंड रेडियल नोड इज इक्वल टू एन माइनस एल माइनस वन। ठीक है। Now, अब देखो जल्दी से क्वांटम नंबर को कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म क्वांटम नंबर। सो दीज आर द नंबर व्हिच बेसिकली डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन विद एन एटम। ठीक है, ये ऐसे नंबर होते हैं जो बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं? डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम, है ना। दीज आर द नंबर, यानी एक चार नंबर का सेट है, एन का, एल का, एम का और एस का। तो ये चार नंबरों का सेट है जो हमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है विद इन एन एटम। So there are in all four quantum number. Out of these,
three, that is n, l, and m, needed to define the orbital, and the fourth one define the spin of electron within the orbital. ठीक है, वो क्या डिफाइन करता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द ऑर्बिटल को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये हो गई भाई तुम्हारी पूरे क्वांटम नंबर की बात। देखो, सबसे पहला आता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें सबसे पहला क्या आता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इट डिफाइन द प्रिंसिपल शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड इट डेजिग्नेट डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ये बताता है। ठीक है, hence this quantum number represent the size of electron। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी बताएगा, साइज बताएगा, है ना, इन सब चीजों को बताता है। द इलेक्ट्रॉन दैट हैज अ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज अ हायर एनर्जी लेवल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल देखो, n इज इक्वल टू 1 है, हैज द लोएस्ट एनर्जी, एंड इट इज बाउंड मोस्ट फॉर्मली टू द न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे 1 2 3 4 बोल लो या KLMN बोल लो, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि भाई पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तीसरे में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, चौथे में मैक्सिमम 32 आ सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? 2n²। तो 2n² यूज करके आप बता सकते हो कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। नेक्स्ट होता है हम लोग का एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? तो दिस क्वांटम नंबर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द समरफील्ड, एंड इट इज आल्सो नोन एज द सेकंड सब्सिडियरी लेसर और द ऑर्बिट क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एल। इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एल। दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द नेम ऑफ अ सबशेल एंड द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये क्या बताता है? It represented by the letter L, और this quantum number describe the name of the subshell and the shape of the orbital। यानी name of the ये उसको भी बताता है, L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सबसेल और शेप के बारे में बताता है। याद रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज, एनर्जी, इन सब के बारे में बात करेगा, और एजीमेथल क्वांटम नंबर बात करेगा नेम ऑफ द सबशेल या शेप। जैसे कि एल की वैल्यू अगर 0 है तो क्या, 1 है तो क्या, 2 है तो क्या, 3 है तो क्या। तो अगर एल की वैल्यू 0 है तो बोलोगे एस सबसेल है, 1 है तो बोलोगे पी सबसेल है, 2 है तो बोलोगे डी सबसेल है, 3 है तो बोलोगे एफ सबसेल है। तो इस तरीके से एस, पी, डी और एफ सबसेल हम बताते हैं। डन। आई होप क्लियर होगा ये। चलो, ओके। नाउ देखो, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, ये भी याद रख लेना बेटा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से गिवन होता है? तो दिस इज अ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये पूछा गया, नीट में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकालो, और बोल दिया था उसमें कि आप पी के लिए निकालो, 3p के लिए। तो आपको पता है पी के लिए एल की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे एल की वैल्यू पुट करनी थी 1, तो 1 × 1 + 1। तो h/2π तो पता ही है आपको वैल्यू गिवन। ये मेन पता करना था, L × L + 1। या आप बोल रहा था एक बार कि 4s के लिए बताओ, तो s के लिए तो l 0 हो गया, फिर पूरी वैल्यू ही 0 आ गई थी, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0। यानी व्हेन l इज इक्वल टू 0, दैट इज s सबसेल, द ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। अगर l इज इक्वल टू 1 आता है तो p ऑर्बिटल होगा, डम्ब बेल का शेप्ड होगा। l इज इक्वल टू अगर 2 आ गया सबशेल, तो इसका क्या शेप हो जाएगा बेटा? अगर l इज इक्वल टू 2 आ गया तो सबशेल इज d एंड ऑर्बिटल इज डबल डम्ब शेल। और l इज इक्वल टू 3 पे सबसेल f होगा, और इसका कॉम्प्लिकेटेड इन शेप होगा। तो ये तीनों याद रखना बेटा। L इज इक्वल टू 0 पे एस स्फेरिकल शेप, L इज इक्वल टू 1 होगा तो हम बोलेंगे डम्ब बेल शेप है, और L इज इक्वल टू 2 पे हम बोलेंगे इसको कि डबल डम्ब बेल शेप है, और L इज इक्वल टू 3 पे हम बोलेंगे कि ऑर्बिटल इज कॉम्प्लिकेटेड इन शेप। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड शेप का ऑर्बिटल है। क्लियर है? चलो, ठीक है। The quantum number was introduced, ये magnetic quantum number है बेटा। So this quantum number was introduced by the Lande to describe the Zeeman effect। याद रख लेना। It is donated by M, and the magnetic quantum number is also called the orientation quantum number। देखो इसका importance क्या है? जैसे मान लो किसी ने 3p बोल दिया,
और बोला कि मुझे बताओ इसका तीनों क्वांटम नंबर बताओ, तो एन की वैल्यू तो 3 हो गई। एल की वैल्यू जो अजूमेथल क्वांटम नंबर था, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। एल जो होता है ना, वो n-1 होता है बेटा हमेशा। एल इज ऑलवेज इक्वल टू n-1। अब देखो n-1 का मतलब क्या हुआ, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि p है, तो आपको एल की वैल्यू 1 ही लेनी है सिर्फ, क्योंकि p होता है ना। अब m देखो, अब ये m जो होता है वो -l से लेके +l तक होता है, यानी -1 लिखो, 0 लिखो और 1, तो ये m की वैल्यू हो गई। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे दे देता कोई 3px, तब क्या करते, तो n की वैल्यू तो 3 ही रहती, l की वैल्यू 1 हो जाती, और m की वैल्यू भी ना सिर्फ एक लेते, जैसे कि मान लो px, py और pz, तो सिर्फ -1 लेते, मतलब -1, 0, 1 कुछ भी ले सकते हो, पर एक ऑर्बिटल लोगे, क्योंकि सिर्फ px की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पूरे p की बात किया, इसीलिए हमने px भी लिया, py भी लिया, pz भी लिया, नाम है इसके px, py और pz। समझे क्या बात, तो ये कहानी है बेटा। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझ के थोड़ा सा रखना है। डन। चलो, तो ये तो क्लियर हो गया आप सबको, है ना। लास्ट आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, एकदम सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं है उसमें। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा, एक सेकंड रुको। हाँ, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया जिसमें आप एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर आप दो इलेक्ट्रॉन्स को भरने हैं, तो एक भरते हो तो +1/2 और -1/2, इसी को बोलते हैं। तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने का आपका फॉर्मूला हो गया। देखो इंपॉर्टेंट नोट, एक चीज बताऊं आपको, कि मान लो किसी ने बोला n = 3 दे रखा है, बताओ टोटल नंबर, टोटल क्वांटम नंबर वगैरह क्या क्या होंगे। n3 है, सिर्फ n3 बोला है, n3 हो गया। l भाई 0, 1 और 2 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेंशन थोड़ी किया 3p है, 3s है, 3d है। और फिर m क्या होगा, तो m हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 का ही ले लो, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप इस वैल्यूज को कैलकुलेट करना जानोगे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ एक चीज, एक एग्जांपल के थ्रू। कहाँ बताऊं, यही बता देता हूँ। जैसे देखो इन दोनों में फर्क है, एक 3p दिया एक ने सिर्फ 3 दिया। तो 3p दिया तो आपको पता है कि n3 है, और l यहाँ पे होना चाहिए था 0, 1, 2, लेकिन सिर्फ 1 है क्योंकि मेंशन है। और m जो है वो -1, 0 और 1 हो गया। और स्पिन तो तुम्हें पता ही है, +- ½ होता है। पर अगर किसी ने सिर्फ नंबर 3 दिया और इसके लिए बोला सब कुछ निकाल दो, ठीक है, तो n की वैल्यू तो हो गई 3, इसके लिए l की वैल्यू हो गई है 2, मतलब 0, 1 और 2 लिखोगे। m जो होता है वो -l से +l तक होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है, -2, -1, 0, 1 और 2। तो इस तरीके से आप वैल्यूज लिया करोगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। तो ठीक है, यही है हम लोगों का आज की क्लास में, नेक्स्ट में मिलेंगे और फिर आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग इसको पूरा अभी तक जितना भी हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, बोहर मॉडल, हिंसबर्ग, डिब्रॉगली और ये अपना क्वांटम नंबर, तो इसको एक बार गो थ्रू करो और रिवाइज करना है इसके। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे कुछ इसके क्वेश्चन हम कर सकें, तो क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टिल थैंक यू ऑल।